प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में केंचुए में 14वें खंड से अंतिम खंड तक रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में आवश्यक जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। खंड से अंतिम खंड तक जो केंचुए का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, उसके अंतर्गत भी दो प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाएंगी। एक अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियां और एक पार्श्व रुधिर वाहिनियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनी की, जो केंचुए के शरीर की लंबाई के समानांतर फैली हुई होती है। और केंचुए में ये जो अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियां हैं, 14वें खंड से अंतिम खंड के बीच ये तीन प्रकार की होती हैं। पहली आपकी पृष्ठ रुधिर वाहिनी, नंबर 2 अधर रुधिर वाहिनी और नंबर 3 जो है अधोतंत्रिकीय वाहिनी। तो आइए एक एक करके इन तीनों अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हम बात करते हैं पृष्ठ रुधिर वाहिनी की। देखिए, पृष्ठ रुधिर वाहिनी आपने पहले 13 खंडों में जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा है, उसमें भी पृष्ठ रुधिर वाहिनी आई है और ये वही रुधिर वाहिनी है जो पहले 13 खंडों में भी है। स्थिति और संरचना के अनुसार जैसा पहले 13 खंडों में था, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होगा। ये मोटी भित्ति वाली होगी, मोटी होगी, आहार नाल के ठीक ऊपर पृष्ठ भाग में ये मौजूद होगी। आप डायग्राम में देखें, ये दिखाई दे रही है आपकी काले रंग से, ये आपकी पृष्ठ रुधिर वाहिनी है और इसकी संरचना बिल्कुल वैसी ही है, हूबहू वैसी ही है। इसकी स्थिति पोजीशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले 13 खंडों में थी। इसमें निरंतर स्पंदन होगा और रुधिर बहने की जो दिशा है वो पीछे से आगे की ओर होगी। इसमें जो रुधिर बहेगा वो पीछे से आगे की ओर ही बहता है। 14वें से अंतिम खंडों के बीच ये रुधिर एकत्र करने का काम करती है। देखिए, ये बात आपको ध्यान देनी है कि पहले 13 खंडों में जब आपने पृष्ठ रुधिर वाहिनी के बारे में पढ़ा था, तो आपने ये पढ़ा था कि ये जो पृष्ठ रुधिर वाहिनी है पहले 13 खंडों में रुधिर को बांटने का काम करती है, रुधिर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। लेकिन 14वें खंड से अंतिम खंड के बीच अगर हम बात करेंगे, तो वहां पे पृष्ठ रुधिर वाहिनी का काम बदल जाता है। यहाँ पे ये क्या करती है, ये रुधिर को एकत्र करने का काम करती है। तो ये ध्यान देना है आपको कि ये जो पृष्ठ रुधिर वाहिनी है, पहले 13 खंडों में रुधिर बांटती है और 14वें से अंतिम खंड तक ये रुधिर को क्या करती है, एकत्र करने का काम करती है। अब इसको 14वें खंड से अंतिम खंड के बीच रुधिर को एकत्र करना है और इस काम के लिए इसको कुछ वाहिनियों की आवश्यकता है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए, प्रत्येक खंड में दो जोड़ी पृष्ठ आंत वाहिनी, प्रत्येक खंड में दो जोड़ी पृष्ठ आंत वाहिनी और एक जोड़ी योजी वाहिनी पृष्ठ रुधिर वाहिनी में खुलती है। ये जो पृष्ठ रुधिर वाहिनी है, प्रत्येक खंड की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए ये एक खंड है आपका, आपका एक खंड ये है, तो प्रत्येक खंड में इसमें दो जोड़ी पृष्ठ आंत वाहिनी, आप डायग्राम में देखिए, आपको ये एक वाहिनी दिखाई दे रही है और एक आपको वाहिनी ये दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं, इस पूरे खंड की बात करें, अगर हम एक खंड की बात करें, तो खंड कौन सा है आपका, ये पूरा एक खंड है आपका, ठीक है ना। और ऐसे दूसरा खंड कौन सा, ये पूरा एक खंड है आपका, ये दूसरा खंड हो गया। तो इन खंडों में अगर आप देखें, तो आपको देखिए एक और दो दिख रही है आपको। तो ये आपकी दो पृष्ठ आंत वाहिनी दिख रही है और ऐसे ही कहाँ होंगी, इसके पीछे की ओर होंगी, आंत के पीछे की ओर होंगी, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, आंत के पीछे की ओर भी होंगी। तो ये इस खंड में कितनी पृष्ठ आंत वाहिनी आपको दिखाई दे रही है, एक और दो पीछे की साइड होंगी। तो दो जोड़ी प्रत्येक खंड में, देखिए इस खंड में आप देखिए एक और दो, ठीक है, और दो पीछे की ओर होंगी। तो ये जो पृष्ठांत वाहिनी है, प्रत्येक खंड में कितनी पाई जाएंगी, आपकी दो जोड़ी। कितनी पाई जाएंगी, आपकी दो जोड़ी पाई जाएंगी। और ये दो जोड़ी पृष्ठ आंत वाहिनियां जो हैं, ये कहाँ खुलती हैं, आपकी पृष्ठ रुधिर वाहिनी में। किन खंडों में, 14वें से अंतिम खंड के बीच। साथ ही साथ अगर आप देखें, तो एक जोड़ी योजी वाहिनी, एक जोड़ी योजी वाहिनी भी पृष्ठ रुधिर वाहिनी में खुलती है। आप अगर डायग्राम में देखेंगे, तो आपको योजी वाहिनी ये दिखाई दे रही है। आप देखिए, ये जो वाहिनी दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी योजी वाहिनी है जो पृष्ठ रुधिर वाहिनी में खुलती है, ठीक है ना। तो यहाँ आपने ये बात क्लियर हो गई है कि प्रत्येक खंड में कितनी पृष्ठांत वाहिनी है, दो जोड़ी, और एक जोड़ी क्या है, योजी वाहिनी। एक वाहिनी योजी आपको ये दिखाई दे रही है और एक आंत के दूसरी साइड पे होगी, वो हमको दिख नहीं रही है। तो प्रत्येक खंड में एक जोड़ी योजी वाहिनी और दो जोड़ी जो है पृष्ठ आंत वाहिनी इस पृष्ठ रुधिर वाहिनी में क्या होती है, खुलती हैं। पृष्ठ आंत वाहिनी
ये जो दो जोड़ी पृष्ठ आंतवाहिनी प्रत्येक खंड में है, इनका काम क्या है? देखिए, ये आंत की भित्ति से रुधिर एकत्र करती है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि 14वें से अंतिम खंड में पृष्ठ रुधिर वाहिनी क्या कर रही है? खून को इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है। तो इसका सहयोग कौन कर रहा है? ये पृष्ठ आंतवाहिनी, जो प्रत्येक खंड में कितनी है? 2 जोड़ी हैं। और ये क्या करती हैं? ये आंत, जो आहार नाल की जो आंत है, इसकी दीवारों से खून को इकट्ठा करती है और पृष्ठ रुधिर वाहिनी में देने का काम करती है। योजी वाहिनी का काम क्या है? देखिए, योजी वाहिनी जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि प्रत्येक खंड में ये संख्या में कितनी है? एक जोड़ी है या दो है। ये क्या करती है? अधोतंत्रकीय वाहिनी से निकलकर लूप बनाते हुए पृष्ठरुधिर वाहिनी में खुलती है। आप देखिए, अधोतंत्रकीय वाहिनी आपको ये दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं। अभी इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ये जो काले रंग की रेखा दिखाई दे रही है, ये अधोतंत्रकीय वाहिनी है। तो ये जो योजी वाहिनी निकली, ये कहां से निकली? इस अधोतंत्रकीय वाहिनी से निकली। एक लूप बनाया, आप देख रहे हैं, एक लूप बनाया और बनाने के बाद ये कहां खुल गई? पृष्ठरुधिर वाहिनी में। इस प्रकार की कितनी वाहिनी होंगी प्रत्येक खंड में? दो, एक आपकी दाईं साइड और एक आहारनाल के बाईं साइड। ठीक हो गया। तो ये जो योजी वाहिनी है, ये कहां से निकल रही है? अधोतंत्रिकीय वाहिनी से निकलती है और लूप बनाते हुए प्रत्येक खंड में कहां खुलती है? पृष्ठरुधिर वाहिनी में खुलती है। तो ये कुछ मेन चीजें हैं पृष्ठरुधिर वाहिनी की। मैं दोबारा से आपको एक बार समझा दूं कि देखिए, पृष्ठरुधिर वाहिनी पहले 13 खंडों में भी है और अंतिम खंडों में भी है। अंतर कुछ नहीं है। कहाँ पाई जा रही है? अमाशय के पृष्ठ मध्य मध्य पृष्ठ भाग में पाई जा रही है। पहले 13 खंडों में भी यही स्थिति है और अंतिम खंडों में भी यही स्थिति है। संरचना की बात करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संरचना बिल्कुल एक जैसी है, अर्थात जैसे पहले 13 खंडों में पृष्ठरुधिर वाहिनी में वाल्व पाए जाते थे, जो रुधिर को पीछे से आगे तो आने देते थे, लेकिन आगे से पीछे जाने नहीं देते थे, बिल्कुल इन खंडों में भी यही होगा। इन खंडों में भी अगर आप पृष्ठरुधिर वाहिनी को देखेंगे, तो इन खंडों में भी पृष्ठरुधिर वाहिनी में क्या पाया जाएगा? आपके वाल्व पाए जाएंगे। आपने अगर पढ़ा है वीडियो पहला मेरा, तो आपने देखा होगा कि इसमें पहले प्रत्येक खंड में इस प्रकार से इस पृष्ठरुधिर वाहिनी में वाल्व पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? रुधिर को पीछे से आगे तो आने देते हैं, लेकिन वापस जाने नहीं देते। ठीक है ना? तो ये करैक्टर यहाँ पे भी पाया जाएगा, 14वें खंड के बाद भी पाया जाएगा। तो संरचना और स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। रुधिर बहने की जो दिशा है वो भी बिल्कुल एक जैसी है। पहले 13 खंडों में भी रुधिर कहाँ बह रहा था? पीछे से आगे की ओर, और इसमें भी पीछे से आगे की ओर बहेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले 13 खंडों में पृष्ठरुधिर वाहिनी क्या कर रही थी? रुधिर को बांट रही थी, डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, लेकिन 14वें खंड से अंतिम खंड में इसका काम बदल गया। ये क्या कर रही है? रुधिर को कलेक्ट कर रही है, रुधिर को एकत्र कर रही है। और रुधिर को एकत्र करने के लिए इस पृष्ठरुधिर वाहिनी का साथ कौन देती हैं? दो वाहिनियां देती हैं। प्रत्येक खंड में दो जोड़ी पृष्ठ आंत वाहिनी, दो जोड़ी पृष्ठांत वाहिनी, जो आंत की भित्ति से खून को इकट्ठा करके इसको देती हैं। और प्रत्येक खंड में एक जोड़ी जो है योजी वाहिनी, जो अधोतंत्रिकीय वाहिनी से निकल करके पृष्ठरुधिर वाहिनी में जुड़ती है। तो ये दो वाहिनियां सहयोग करती हैं पृष्ठरुधिर वाहिनी का खून को एकत्र करने में। ये जो योजी वाहिनी है, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये अधोतंत्रिकीय वाहिनी से निकल करके पृष्ठरुधिर वाहिनी में खुलती है। ये योजी वाहिनी का काम क्या है? देखिए, ये देह भित्ति, पटीय वृक्क और प्रोस्टेट ग्रंथि से रुधिर को एकत्र करती है। आप अगर देखें, तो जब ये योजी वाहिनी अधोतंत्रिकीय वाहिनी से निकलकर पृष्ठरुधिर वाहिनी में जुड़ रही है, तो आप देखिए इससे कई छोटी-छोटी शाखाएं आपको निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे होंगे काली-काली धारियां दिखाई दे रही हैं। तो इन धारियों का काम क्या है? ये धारियां क्या करती हैं? ये देह भित्ति, पटीय वृक्क और प्रोस्टेट ग्रंथियों से रुधिर को क्या करती हैं? एकत्र करती हैं और कहां पहुंचाती हैं? पृष्ठरुधिर वाहिनी में। हम बात करते हैं दूसरी अनुदैर्ध्य वाहिनी की, जिसको हम कहते हैं अधर रुधिर वाहिनी। तो देखिए, अधर रुधिर वाहिनी जो है वो कहां पाई जाती है? 14वें खंड से अंतिम खंड के बीच, आहार नाल के ठीक नीचे, आहार नाल के ठीक नीचे ये अधर रुधिर वाहिनी पाई जाती है। और अगर आपको पता हो, आपको पता है, आपने पहले 13 खंडों का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे भी जब अधर रुधिर वाहिनी के बारे में आपने पढ़ा था, तो वहां पे भी आपने यही पढ़ा था कि आहार नाल के ठीक नीचे पाई जाती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि आहार नाल और तंत्रिका रज्जु के बीच में पाई जाती है। आप देखिए, ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है? आपका नर्व कॉर्ड है, तंत्रिका रज्जु है, और ये पिंक कलर से दिखाई हुई क्या है? आपकी आहार नाल। तो इन दोनों के बीच में ये अधर रुधिर वाहिनी आपकी पाई जाती है। तो दूसरे खंड से अंतिम खंड तक अधर रुधिर वाहिनी की जो पोजीशन है वो एक जैसी रहती है। जैसे पहले 13 खंडों में थी, वैसे ही अंतिम खंडों में भी होगी। और कहाँ होगी? दोबारा से समझ लीजिए, आहार नाल और तंत्रिका रज्जु के बीच में
ये अधर रुधिर वाहिनी पाई जाएगी। जैसा आपने पहले 13 खंडों में पढ़ा, बिल्कुल वही संरचना यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे भी ये पृष्ठ रुधिर वाहिनी से कम मोटी है, पेशी रहित है, पतली भित्ति वाली है और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कपाट नहीं पाए जाते, इसमें वाल्व नहीं पाए जाते और ये अकुंचनशील होती है। तो ये जो लक्षण मैंने आपको बताए कि पृष्ठ रुधिर वाहिनी से कम मोटी होना, पेशी रहित होना, पतली भित्ति वाला होना, कपाट का अभाव होना, अकुंचनशील होना, ये जो करैक्टर हैं, ये अधर रुधिर वाहिनी के पहले 13 खंडों में भी आप देखेंगे और अंतिम खंडों में भी ये करैक्टर आप देखेंगे। इसमें रुधिर बहने की जो दिशा है, जैसा पहले 13 खंडों में पढ़ा, इसमें भी रुधिर बहने की जो दिशा है वो क्या होगी? आगे से पीछे। अधर रुधिर वाहिनी में जो खून बहेगा वो अग्र सिरे से पश्च सिरे की ओर बहता है। ये वाहिनी रुधिर वितरण का काम करती है। ये जो आपकी अधर रुधिर वाहिनी है, ये रुधिर वितरण का काम करती है। पहले 13 खंडों में भी इसने रुधिर को बांटने का काम किया था और अंतिम खंडों में भी 14वें खंड के बाद जो खंड हैं, उनमें भी ये रुधिर को क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। और रुधिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अधर रुधिर वाहिनी में 3 प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। अधर रुधिर वाहिनी का काम रुधिर को बांटना है और उस काम के लिए इसमें 3 शाखाएं पाई जाती हैं। एक जोड़ी अधस्त्वक वाहिनी, एक अधर आद वाहिनी, ध्यान रखिएगा, एक जोड़ी अधस्त्वक वाहिनी मतलब 2, प्रत्येक खंड में 2। एक अधर वाहिनी मतलब प्रत्येक खंड में सिर्फ 1 और अधस्त्वक वाहिनी और एक अधर आद वाहिनी, ये जो वाहिनियां हैं, ये मिल करके अधर रुधिर वाहिनी को रुधिर के डिस्ट्रीब्यूट करने में सहयोग करती हैं। अब देखिए काम क्या है समझिए। ये जो एक खंड है, इस खंड में अगर आप देखें, तो आप देखिए ये जो एक वाहिनी आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये जो वाहिनी निकल रही है, ये आपकी कहाँ से निकल रही है? इस अधर रुधिर वाहिनी से निकल रही है और इसी वाहिनी को हम क्या कहते हैं? अधस्त्वक वाहिनी। आप देखिए ये है अधस्त्वक वाहिनी, ये है अधस्त्वक वाहिनी, ये है अधस्त्वक वाहिनी। तो ये जो अधस्त्वक वाहिनी है, ये प्रत्येक खंड में 2 होती हैं या 1 जोड़ी होती है और ये कहाँ से निकलती है? अधर रुधिर वाहिनी से निकलती है और खंड का जो अंतरखंडीय पट है, उसे भेदते हुए अगले खंड में जाती है। आप देखिए, यहाँ से निकली इस पट को, अंतरखंडीय पट को भेद करके ये दूसरे खंड में गई और वहां से गई उसकी भित्तियों में। ठीक है? तो ये एक जोड़ी जो अधस्त्वक वाहिनी है, ये निकलती है और इसका काम क्या है? ये वृक्क और देह भित्ति को रुधिर पहुंचाने का काम करती है। ये जो अधस्त्वक वाहिनी है, प्रत्येक खंड में जो संख्या में 2 हैं या 1 जोड़ी हैं, ये अधर रुधिर वाहिनी से खून को लेती हैं और कहाँ पहुंचाती हैं? वृक्क और देह भित्ति में। जबकि अगर आप प्रत्येक खंड में देखें, तो आपको केवल एक सिंगल एक अधर आंत वाहिनी दिखाई देगी। आप देखिए ये, देख रहे हैं आप, ये एक अधरात वाहिनी इस खंड में देखिए, ये निकल रही है, देखिए एक एक अधरात वाहिनी इस खंड में देखिए आप, ये निकली एक अधरात वाहिनी और अगले खंड में भी देखिए ये निकली एक अधर आंत वाहिनी। तो ये संख्या में कितनी है? एक है और इसका काम क्या है? ये अधर रुधिर वाहिनी से निकलकर, इस अधर रुधिर वाहिनी से निकलकर आंत की दीवार को खून देने का काम करती है। तो आप देख रहे हैं कि अधर रुधिर वाहिनी का काम रुधिर को बांटना है और इसके लिए 3 शाखाएं निकली। 2 क्या निकली? अधस्त्वक वाहिनी और एक क्या निकली? अधर आंत वाहिनी। दोबारा से समझ लीजिए, अधर रुधिर वाहिनी की स्थिति, इसकी संरचना हूबहू वैसी ही होगी जैसी पहले 13 खंडों में थी। यहाँ पे भी अधर रुधिर वाहिनी आहार नाल और तंत्रिका रज्जु के बीच में पाई जाएगी। यहाँ पे भी ये पृष्ठ रुधिर वाहिनी से कम मोटी होगी, पतली भित्ति वाली होगी, पेशी रहित होगी, इसमें कपाट नहीं पाए जाएंगे, ये अकुंचनशील होगी। साथ ही साथ इसमें रुधिर बहने की दिशा आगे से पीछे की ओर होगी। यहाँ पे भी ये रुधिर को बांटने का काम करती है और रुधिर बांटने के लिए सहयोग करती हैं 3 शाखाएं, जिनमें 2 अधस्त्वक वाहिनी प्रत्येक खंड में और 1 अधर आंत वाहिनी प्रत्येक खंड में। और मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया, ये अधर रुधिर वाहिनी है। इस प्रकार की ये जो शाखाएं निकल रही हैं, इनको हम कहते हैं अधस्त्वक वाहिनी। प्रत्येक खंड में कितनी होंगी? 2 होंगी या 1 जोड़ी होंगी और एक-एक प्रत्येक खंड में क्या होगी? ये अधर आंत वाहिनी। आप डायग्राम में देख ही रहे हैं, प्रत्येक खंड में ये एक-एक सिंगल एक अधर आंत वाहिनी होगी। तो इस प्रकार से 2 अधस्त्वक वाहिनी और 1 अधर आंत वाहिनी, यानी कुल कितनी हो गई? 3 शाखाएं हो गई, जो अधर रुधिर वाहिनी के माध्यम से खून को बांटने का काम करती हैं।
जो आपकी अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनी है वो है अधोतंत्रकीय वाहिनी। देखिए अधोतंत्रकीय वाहिनी आपके पहले 13 खंडों में नहीं पाई जाती। ये ध्यान रखिएगा, अधोतंत्रकीय वाहिनी नामक कोई भी वाहिनी जो है पहले 13 खंडों में नहीं होती। ये 14वें खंड से अंतिम खंड तक ही पाई जाती है। और ये पाई कहाँ जाती है? ये अधर रेखा पर पाई जाती है, आंतरीय भाग में, तंत्रिका रज्जु के ठीक नीचे। तो आंत का जो एरिया है आपका 14वें खंड के बाद से जो आंत का एरिया है, इसमें तंत्रिका रज्जु के ठीक नीचे, तंत्रिका रज्जु के ठीक नीचे आप देखिए ये वाली जो रुधिर वाहिनी है, ये है आपकी आपकी अधोतंत्रिकीय वाहिनी। यहाँ डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो काले रंग से दिखाई गई है आपकी एक लाइन, ये है आपकी अधोतंत्रिकीय वाहिनी। मैं आपको मार्कर पेन से भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये जो है आपकी, आप ये देख रहे हैं, ये जो काले रंग से दिखाई गई है, ये है आपकी क्या? अधोतंत्रिकीय वाहिनी। और ये देखें तो आप ये पाई कहाँ जा रही है? ये आपका क्या है? ये तंत्रिका रज्जु है। तो तंत्रिका रज्जु के ठीक नीचे जो है ये अधोतंत्रिकीय वाहिनी आपकी क्या है? पाई जाती है। ठीक है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी है कि देखिए ये अधोतंत्रिकीय वाहिनी पहले 13 खंडों में नहीं है। ये अधोतंत्रिकीय वाहिनी पहले 13 खंडों में नहीं है। इस डायग्राम को आप समझने का प्रयास कीजिए। पहले 13 खंडों में पाई गई थी पार्श्वग्रसिका वाहिनी। पहले 13 खंडों में आपको याद हो तो आपने देखा होगा कि आहार नाल के दोनों पार्श्वों में एक एक पार्श्वग्रसिका वाहिनी थी। 13वें खंड के बाद दोनों ओर की पार्श्वग्रसिका वाहिनी आपस में मिल जाती हैं और मिल करके इस वाहिनी का निर्माण करती हैं, जिसको हम अधोतंत्रिकीय वाहिनी कहते हैं। आपकी बात समझ में आ गई होगी। पहले 13 खंडों में जो पार्श्वग्रसिका वाहिनी थी आहारनाल के दोनों पार्श्वों में, ये 14वें खंड में मिल जाती हैं और मिल करके बनाती हैं क्या? अधोतंत्रिकीय वाहिनी। इसीलिए अधोतंत्रिकीय वाहिनी पहले 13 खंडों में नहीं थी, क्योंकि पहले 13 खंडों में क्या थे? पार्श्वग्रसिका वाहिनी थी और उनके मिल जाने के फलस्वरूप इस अधोतंत्रिकीय वाहिनी का निर्माण होता है। ये जो वाहिनी है ये भी महीन है, पेशी रहित है और कपाट रहित है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई कपाट नहीं है, पतली भित्ति वाली है। इसकी जो दीवारें हैं काफी पतली हैं, पेशी रहित होती हैं और कपाट नहीं पाए जाते। इस अधोतंत्रिकीय वाहिनी में भी जो रुधिर बहने की दिशा है वो कहाँ से कहाँ है? पीछे से आगे से पीछे की ओर। इसमें भी जो रुधिर बहने की दिशा है वो कहाँ है? आगे से पीछे की ओर। जैसे अधर रुधिर वाहिनी में होता है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी रुधिर जो बहता है वो कहाँ से कहाँ बहता है? आगे से पीछे की ओर बहता है। ये काम क्या करती है? देखिए ये भी रुधिर को एकत्र करने का काम करती है, ये रुधिर को कलेक्ट करने का काम करती है। इसमें रुधिर को एकत्र करने के लिए क्या-क्या पाया जाता है? देखिए आप इससे कौन-कौन सी वाहिनियाँ जुड़ी हैं। देखिए इससे एक जोड़ी योजी वाहिनी प्रत्येक खंड में निकलती है और पृष्ठ वाहिनी में जाके जुड़ती है। मैंने अभी आपको इससे पहले भी बता दिया था कि ये जो अधोतंत्रिकीय वाहिनी है, प्रत्येक खंड में इससे एक जोड़ी ये योजी वाहिनी निकलती है और ये कहाँ जाके जुड़ जाती है? पृष्ठ रुधिर वाहिनी में जाके जुड़ जाती है। और ये जो योजी वाहिनी है, इसका काम क्या है? कि ये देहभित्ति से रुधिर को एकत्र करने का काम करती है। तो 14वें खंड से अंतिम खंड के बीच आपने तीनों प्रकार की अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं पार्श्व रुधिर वाहिनियों की। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि पार्श्व रुधिर वाहिनी किसको कहते हैं? जो अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। तो 14वें खंड से अंतिम खंड के बीच जो पार्श्व रुधिर वाहिनियां हैं वो कौन-कौन सी हैं? देखिए वो हैं आपकी अधस्त्वक वाहिनी, योजी वाहिनी, पृष्ठ आंत वाहिनी और अधर आंत वाहिनी। इनके बारे में आपने अभी अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनी को पढ़ाते समय भी मैंने कई बार इनके बारे में आपसे डिस्कस किया है। अब एक बार विस्तार से इसके बारे में हम और अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अधस्त्वक वाहिनी। देखिए अधस्त्वक वाहिनी अधर रुधिर वाहिनी से निकलती हैं। प्रत्येक खंड में एक जोड़ी अधस्त्वक वाहिनी होती है। आप देखिए ये आपकी अधर रुधिर वाहिनी ये है आपकी आहर नाल और तंत्रिका रज्जु के बीच में, और प्रत्येक खंड में आप देखिए इससे एक जोड़ी, एक आपको ये दिखाई दे रही शाखा, एक दूसरी साइड होगी, तो ये आपको एक जोड़ी प्रत्येक खंड में अधर रुधिर वाहिनी से ये अधस्त्वक वाहिनी निकलती हैं। ये कैसे निकलती हैं? आप देखिए ये पट को भेद करके पिछले खंड में पहुंच जाती हैं। आप देखिए ये जो आपकी अधस्त्वक वाहिनी है ये पहले खंड से निकली है। ये कहाँ से निकली है? पहले खंड से अधर रुधिर वाहिनी से निकली और पीछे के पट को भेद करके
पिछले खंड में ये चली गई और पहुंच करके इसने क्या बनाया, सेप्टोनेफ्रिडियल और टेग्यूमेंटरी शाखाएं बनाई जो देह भित्ति को रुधिर देने का काम करती हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक खंड से ये निकलती हैं। आप यहाँ पे भी देखिए, इस खंड से निकली है आपकी अधस्तक वाहिनी, इसने पट को, पीछे के पट को क्या किया, भेदा और पिछले खंड में जाकर के ये देहभित्ति में चली गई और वहां जाने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है, सेप्टोनेफ्रिडियल और टेग्यूमेंटरी शाखाओं में बढ़ जाती है और इनका काम क्या है, ये भित्ति दीवार को, केंचुए की जो देह भित्ति होती है उसको रुधिर देने का काम करती है। साथ ही साथ ये पटों को, पटीय वृक्कों को और जननांगों को भी रुधिर देने का काम करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक खंड से एक जोड़ी अधस्तोक वाहिनी निकलती हैं अधर रुधिर वाहिनी से। ये अधर रुधिर वाहिनी से निकलती हैं, पीछे के खंड में जाकर के ये दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं, सेप्टोनेफ्रिडियल और टेग्यूमेंटरी शाखाओं में बढ़ जाती हैं और इनका काम क्या है, ये पटों को, पटीय वृक्क को और देह भित्ति जननांगों को रुधिर देने का काम करती है। अब हम बात करते हैं दूसरी पार्श्व रुधिर वाहिनी की, जिसको हम योजी वाहिनी कहते हैं। इसके बारे में भी मैंने अभी आपको बताया, एक बार और समझ लीजिए। देखिए प्रत्येक खंड में ये जो योजी वाहिनी है ये अधोतंत्रिकीय वाहिनी से निकलती है। संख्या में कितनी है, एक जोड़ा है और ये निकलने के बाद एक अर्धचंद्राकार लूप बनाते हुए पृष्ठ रुधिर वाहिनी में रुधिर को पहुंचाती है। आप देखिए आपकी अधोतंत्रिकीय वाहिनी कहाँ है, तंत्रिका रज्जु के ठीक नीचे। ये तंत्रिका रज्जु है, इसके ठीक नीचे ये अधोतंत्रिकीय वाहिनी है आपकी। आप देखिए इस अधोतंत्रिकीय वाहिनी से ये निकल रही है एक अर्धचंद्राकार लूप बनाते हुए। ये कहाँ खुल रही है, पृष्ठ रुधिर वाहिनी में खुल रही है। इस दौरान अधोतंत्रिकीय वाहिनी से निकलने के बाद जब ये पृष्ठ रुधिर वाहिनी में जाती है तो इस दौरान आप देखिए इससे एक ये शाखा निकल रही है जिसको हम क्या कहते हैं, पटीय आंत वाहिनी। आप देख रहे हैं एक शाखा निकल रही है जिसको हमने क्या कहा, पटीय आंत वाहिनी कहा। तो ये भी आंत की भित्ति को और पटों को रुधिर पहुंचाने का काम करती है। तो पटीय आंत वाहिनी, ये इस योजी वाहिनी से प्रत्येक खंड में एक शाखा निकलती है जिसको हम पटीय आंत वाहिनी कहते हैं, जिसके माध्यम से ये आंत की भित्ति को रक्त पहुंचाने का काम करती है। देखिए तीसरी जो आपकी पार्श्व रुधिर वाहिनी है वो कहलाती है पृष्ठ आंत वाहिनी। पृष्ठ आंत वाहिनी के बारे में भी हमने अध्ययन किया है, एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि देखिए प्रत्येक खंड में आपकी दो जोड़ी पृष्ठ आंत वाहिनी पाई जाती हैं और ये पृष्ठ आंत वाहिनियां जो है ये क्या करती हैं, ये पृष्ठ रुधिर वाहिनी में रुधिर को पहुंचाने का काम करती हैं। और ये कहाँ से रुधिर को इकट्ठा कर रही हैं, ये पृष्ठांत वाहिनी कहाँ से रुधिर को इकट्ठा कर रही हैं, ये आंत की दीवार से रुधिर को इकट्ठा करती हैं और करने के बाद कहाँ पहुंचा देती हैं, इस पृष्ठ रुधिर वाहिनी में पहुंचा देती हैं। तो समझ लीजिए कि प्रत्येक खंड में दो जोड़ी पृष्ठ आंत वाहिनी पाई जाएंगी और ये क्या करती हैं, आंत की भित्ति से रुधिर को इकट्ठा करके कहाँ पहुंचाती हैं, पृष्ठ रुधिर वाहिनी में पहुंचाने का काम करती हैं। और अब अंतिम पार्श्व रुधिर वाहिनी है जिसको हम कहते हैं अधर आंत वाहिनी। और देखिए अधर आंत वाहिनी कहाँ पाई जाती है, अगर आप अधर रुधिर वाहिनी को देखें तो प्रत्येक खंड में अधर रुधिर वाहिनी से एक शाखा निकल रही है। प्रत्येक खंड में एक शाखा निकल रही है और ये क्या करती है, ये आंत को रुधिर पहुंचाने का काम करती है। इसको हम कहते हैं अधर रुधिर वाहिनी। प्रत्येक खंड में अधर रुधिर वाहिनी से एक सिंगल शाखा निकलती है जिसको हम अधरांत वाहिनी कहते हैं और ये क्या करती है, रुधिर को आंत की भित्ति को देने का काम करती है। तो आपने देखा 24वें खंड से अंतिम खंड के बीच किस प्रकार से रुधिर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अंतिम खंडों में आपने ये भी देखा कि पृष्ठ रुधिर वाहिनी रुधिर को एकत्र करने का काम करती है, जबकि अधर रुधिर वाहिनी यहाँ पे भी रुधिर को बांटने का काम करती है। तो एक बार ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अंतिम खंडों का इस ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए अधर रुधिर वाहिनी ने क्या किया, अधस्त्वक वाहिनी के माध्यम से खून को भेजा वृक्क, जननांग और देह भित्ति में। साथ ही साथ अधर आंत वाहिनी के माध्यम से भेजा कहाँ पे, आंत की भित्ति में। यहाँ जो खून इकट्ठा हुआ वृक्क, जननांग और देहभित्ति में, यहाँ से ये खून चला गया कहाँ, अधोतंत्रिकीय वाहिनी में। और ये अधोतंत्रिकीय वाहिनी कहाँ थी,
आपकी तंत्रिका रज्जु के ठीक नीचे, तंत्रिका रज्जु के ठीक नीचे थी ये 14वें खंड से अंतिम खंड के बीच में। तो वृकक, जननांग और देहभित्ति में जो खून अधस्त्वक वाहिनी ने पहुंचाया, वहां से वो खून कहाँ चला गया? अधोतंत्रिकीय वाहिनी में चला गया। अधोतंत्रिकीय वाहिनी ने क्या किया? इस खून को योजी वाहिनी को पहुंचाया और योजी वाहिनी से ये खून चला गया पृष्ठरुधिर वाहिनी में। साथ ही साथ एक शाखा के द्वारा ये खून पटीय आंत वाहिनी में गया और पटीय आंत वाहिनी से ये खून कहाँ चला गया? आंत की भित्ति को गया, जहां से पृष्ठ आंत वाहिनी ने इस खून को लिया और पृष्ठ वाहिनी तक पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से अंतिम खंडों में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इस रेखा चित्र के हिसाब से होता है। इस वीडियो के माध्यम से केंचुए में 14वें खंड से अंतिम खंड तक रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूं कि केंचुए के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।